बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूँ आपकी होस्ट हिना नियाजी और मेरे साथ हैं अजीम राना। और हमेशा की तरह हम दुआ करते हैं आप जहां होंगे खुश होंगे, हर हाल में अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और दिन का आगाज मुस्बत सोच के साथ करें। और आज हम सबसे पहले अच्छी बात करने से भी पहले ये जानना चाहेंगे कि हिना, आज यू लुक वेरी डिफरेंट। थैंक यू। डिफरेंट, आई होप डिफरेंट इन अ गुड वे। हाँ, इन अ गुड वे। थैंक यू मैन। हाँ, बस कभी कभी मुझे लगता है चेंज इज गुड, तो हमें कभी कुछ डिफरेंट पहनना चाहिए। सो आई वोर दिस सूट एंड आई लाइक द कलर। लेवेंडर इज वन ऑफ माय फेवरेट कलर्स। और वैसे भी अगर हम समर कलर्स की बात करें तो दिस इज रियली इन। तो कोई खास दिन आज वैसे हाँ जी, आई थिंक यू नो द रीजन। खैर, आई एम होस्टिंग, आज रेड कार्पेट में होस्ट करी हूँ। वाह वाह, तो क्या मैंने इसके बाद एक और स्टार जगह पे एंकर है, जाना है। हमारी स्टार एंकर। थैंक यू। तो इन अच्छी बात बताते हैं फिर आज। प्रोग्राम का आगाज हम पंजाबी अदब की एक अजीम शायरा अमृता प्रीतम की शोरा फाक नज़म से करते हैं। और आपको बताते चलें कि अमृता प्रीतम की आज सालगिरह भी मनाई जा रही है। सो हैप्पी बर्थडे टू हर। एंड वो जो नज़म है वो अगर आप पढ़ दें, क्योंकि पंजाबी में है और बहुत खूबसूरत नज़म। मैं पूरी कोशिश करूंगा इस नज़म के साथ इंसाफ करूं और इसे निभाऊं। और ये बहुत ज़रूरी भी है हर उस शख्स के लिए जो उर्दू अदब का शौक रखते हैं और उसे शगफ रखते हैं। तो जी, अमृता प्रीतम लिखती हैं कि जी, अज आखा वारिस शाह नू कितों कबरां विचों बोल, ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का खोल, एक रोई सी धी पंजाब दी तू लिख लिख मारे वैन, अज लखा धियां रोंदियां तेनू वारिस शाह नू कहन, उठ दर्द मंदा दिया दर्दिया तक अपना देश पंजाब, अज बेले लाशां विछियां ते लहू दी भरी चनाब, किसे ने पंजा पानियां विच अज दित्ती जहर रला, ते ओना पानियां नू दिता धरत नू ला। वाह 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 जी, वाह। इसका बैकड्रॉप भी वैसे डिस्कस करना थोड़ा जरूरी है ना, कि पार्टीशन का ये बैकड्रॉप है। और अमृता प्रीतम सिंह चूंकि नॉवल लिखती रही, स्टोरीज लिखती रही और शायरी भी करती हैं, तो ये पैदा हुई थी जी गुजरावाला में। और पार्टीशन चूंकि इन्होंने देखी और वो जो मनाजिर थे उस वक्त के, उन्होंने गहरा असर किया इनकी सोच पे, इनके जहन पर। और इस नज़म का जो बैकड्रॉप है वो भी यही है कि ड्यूरिंग पार्टीशन जो खवातीन पर जुल्म और सितम जिस तरह से ढाए गए और जिन मुश्किलात का खवातीन ने जो है वो सामना किया, वो उनके बारे में बात करी है, उनकी निशानी की कोशिश करी है। और वारिस शाह से मुखातिब हैं, क्योंकि हमने देखा है कि वारिस शाह जो है वो पंजाबी के बहुत बड़े शायर हैं। और उन्होंने वारिस शाह की हीर जो है, हीर रांझा, दैट्स वेरी पॉपुलर। तो वो कह रहे हैं कि आपने हीर के बारे में लिखा अपनी जो है ना पोएट्री में भी, एंड आपने उस मसले पर बात की, उनके इश्यूज पर बात की। तो ये चाह रही हैं कि जो पंजाब की जितनी भी खवातीन हैं और पार्टीशन के बाद जिन मसाइल का उनको सामना करना पड़ा, उस पर भी बात करें। और वो खवातीन की आवाज़ बनकर खुद भी उनके बारे में लिखती रहीं। बिल्कुल अक्कासी करती हूँ जज्बात की, जो खवातीन के जज्बात थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्टीशन। और फिर कम ही हमें देखने को मिलता है कि खवातीन पे जो पार्टीशन के दौरान बीती उसका जिक्र हो। इन आप मेजॉरिटी जो है वो है ना, हम बात करते हैं एक मेजर पर्सपेक्टिव में, हम पार्टीशन का जब भी जिक्र करते हैं, जब भी हमने पढ़ा है, तो हम ये तो हमें समझ आता है कि किस तरह से जो है वो एक कत्लो गारत हुई, किस तरह से जुल्म का बाजार गर्म हुआ। यहाँ के लोग जब वहाँ मूव हुए, वहाँ के लोग जब यहाँ मूव हुए, उस दौरान लाखों जो है लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। लेकिन उस दौरान खवातीन की जो एक तादाद थी वो कितनी थी, और फिर खवातीन पर किस किस्म के जुल्म और जबर के पहाड़ टूटे, अमृता प्रीतम सिंह ने अपनी नज़म के जरिए और अपनी शायरी के जरिए जो है बेहतरीन उनके जज्बात की अक्कासी की। बिल्कुल जी। और खवातीन, जैसा से आपने भी बात की कि अगर पार्टीशन की बात की जाए, बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने खवातीन के बारे में लिखा है। और शिव कुमार बटालवी साहब भी एक ऐसे शायर हैं जिन्होंने पार्टीशन के मसाइल के बारे में लिखा और उन्होंने भी खवातीन के बारे में लिखा। बहुत ही खूबसूरत वो भी राइटर हैं, पोएट हैं, और उन्होंने बहुत खूबसूरत ज़बरदस्त शायरी की। पार्टीशन के वक्त हम जब भी जिक्र करते हैं तो उनका भी नाम वैसे ही ना, हमने प्रोग्राम के आगाज में ही एक खातून को ट्रिब्यूट दिया है जी, तो अब अगली स्टोरी भी एक और खातून की है जी। तो बिल्कुल बताएं जरा आज हमारे नाजरीन को, जो है मैं ही बताऊं? हाँ जी, आप बताओ। हम मिलके बता देते हैं। प्रिंसेस ऑफ वेल्स डियाना जो है वो जाहिर है कौन नहीं जानता उनको, तो बरतानवी जो प्रिंस हैं, किंग चार्ल्स III, इनकी अहलिया रही। फिर दे गॉट सेपरेटेड और उनके बेटे जो हैं शहजादा विलियम, उनकी वालिदा रही। करोड़ों दिलों की धड़कन प्रिंसेस ऑफ वेल्स
शहजादी डायना की 26वीं बरसी है जी, और वो 1997 में आज ही के दिन पेरिस में एक कार हादसे में मौत के मुंह में चली गई थी। अपनी खूबसूरती से परियों की शहजादी का खिताब पाने वाली शहजादी डायना 1 जुलाई 1961 को बरतानिया के शहर नॉरफोक में पैदा हुई। 1981 में बरतानवी शहजादा चार्ल्स से मंगनी हुई और फिर शादी से शाही सफर का आगाज किया, जिसके बाद उन्हें प्रिंसेस ऑफ वेल्स का खिताब मिला। कुछ अरसे बाद ही तनाजात का शिकार हो गया और शादी का ये बंधन सिर्फ 15 बरस ही कायम रह सका। लेडी डायना अपने जज्बाए रहमदिली और इंसानियत का दर्द रखने के बायस अवाम के दिलों पर राज करती हैं। इस सिलसिले में उन्होंने पाकिस्तान का 2 बार दौरा किया। उन्होंने एड्स के मरीजों से नारवा सलूक के खिलाफ आवाज उठाई और अवाम के रवैये में अहम तब्दीली लाने में कामयाबी हासिल की। लेडी डायना 31 अगस्त 1997 को अपने मिस्री नैयाद दोस्त डोडी अल्फायद के साथ पेरिस की एक सुरंग में कार हादसे में हलाक हो गईं। उन्हें 6 सितंबर 1997 को लंदन के कब्रिस्तान में दफन किया गया। यूसुफ जी, नाजरीन आपने ये रिपोर्ट देखी और मैं और अजीम अभी ब्रेक में यही बात कर रहे थे कि इनसे रिलेटेड नेटफ्लिक्स पे भी एक डॉक्यूमेंट्री है, बहुत ही डिटेल्ड इनकी जिंदगी के जो एस्पेक्ट्स हैं उनको दिखाया गया है। बहुत ही अच्छी जबरदस्त डॉक्यूमेंट्री है, वो आपको भी देखनी चाहिए। इनके बारे में एक मिथ जो मैं चाहता हूँ कि वो मिथ ब्रेक करना चाहता हूँ बिकॉज मैंने भी ये सुना और मेरे जो हल्का अहबाब हैं, जो इर्द गिर्द के लोग हैं, उनसे मैंने सुना कि डायना के बारे में कहा जाता है कि ये एक गरीब घराने से थी और प्रिंस चार्ल्स इनको मिले वहां पर, लेकिन ऐसा नहीं है। स्पेंसर फैमिली से इनका ताल्लुक है और स्पेंसर फैमिली एरिस्टोक्रेटिक फैमिली है ब्रिटेन की, तो वेल ऑफ फैमिली से इनका ताल्लुक था। और फिर सबसे ज्यादा चाहने वाली जो मुझे लगता है अब तक रॉयल मेंबर ऑफ द दुनिया में अजीम फैंस थे और जो पापराज़ीज़ थे उनको जो है ना बहुत एक्स्ट्रा अच्छी खासी अमाउंट पे की जाती थी। इनकी कुछ एक्सक्लूसिव अगर वो तस्वीर लेकर आते थे, ऐसी तस्वीरें जो बाकी लोगों के पास नहीं होती थी। और डायना बहुत तंग आ गई थी इस सीन से। आपको पता है कि ये जहाँ घूमने फिरने जाती थी दुनिया में, के लिए जाती थी, किसी होटल में जाती थी, और इनकी वो डॉक्यूमेंट्री अगर आप देखें तो आपको बिल्कुल अच्छे से अंदाजा हो जाएगा कि जब आपको फेम मिलता है, इतनी पॉपुलैरिटी मिलती है, वो किस तरह से कभी कभी आपकी प्राइवेसी को इन्वेड भी करता है। और अगर डायना की बात की जाए तो बहुत ही एक मैं कहती हूँ अप्रोप्रिएट मिसाल है जिनकी ज़िंदगी को पेपराज़ीज़ ने किस तरह से डिस्टर्ब भी किया। और वो ये कहती थी कि मैं अपनी ज़िंदगी एंजॉय नहीं कर पाती, मैं अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल तरीके से नहीं जी पाती। लेकिन एक मुस्बत एलिमेंट, वैसे तो बहुत ज़्यादा मुस्बत एलिमेंट है इनकी ज़िंदगी को लेकर, लेकिन एक जो मुझे भी बड़ा पसंद है कि दुनिया भर में इन्होंने जो जैसे फॉर एग्जांपल एड्स एक बीमारी ऐसी है कि उस दौर में एड्स जिन अफराद को लाक होता था लोग उन्हें अछूत समझते थे, तो डायना ने वो मिथ ब्रेक की और लोगों को जाकर बड़ा प्यार दिया। और फिर उसी सिलसिले में पाकिस्तान भी आई, शौकत खानम के लिए पाकिस्तान आई और इमरान खान के साथ भी इनकी अच्छी दोस्ती थी। और अच्छा, इनकी ड्रेसिंग से लेके फैशनिस्टा इनकी अगर बात की जाए, हेयर स्टाइल इनका बहुत पॉपुलर हुआ और आज भी अगर हम सैलॉन्स में जाते हैं तो हमें बताया जाता है कि क्या आपने डायना कट करवाना है। और आज भी बहुत सारी खवातीन इनके हेयर स्टाइल को, इनकी एक्सेसरीज को, फिर पर्ल्स का जो ट्रेंड है, हेयर स्टाइल की बात कर रही हैं, वहाँ के हेयर स्टाइल खराब हो रहे हैं इस वक्त महंगाई की वजह से, तो जिक्र करना बड़ा जरूरी है। और अहम मामला है जी सियासी मंजरनामे से बड़ी खबर यही है कि मुल्क भर में बिजली बिलों के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज हैं। 6 दिन गुजर गए हैं और हुकूमत ने खैर अब अपनी मजबूरी जाहिर कर दी है, साफ साफ बता दिया है कि बिजली के बिल जितने मर्जी आए वो तो अदा करने ही पड़ेंगे। और वजीर खजाना ने भी हाथ खड़े कर दिए और ये कहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते, रियायत की कोई गुंजाइश नहीं है, ना ही सब्सिडी दे सकते हैं। और बात यहाँ तक होती तो ठीक थी, मगर हुकूमत ने इरादे कुछ खतरनाक ही दिखाई अब दे रहे हैं हुकूमत के इरादे, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि हुकूमत महंगाई के एटम बम की भी तैयारी करने में मसरूफ है। और ये भी इंदिया दिया जा रहा है आने वाले दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो बढ़ाई जाएंगी, बिजली भी महंगी हो जाएगी, बिजली महंगी और पेट्रोलियम मसनूआत महंगी। और दूसरा मामला वही है जी कि इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, ये अभी तक गुमगू की सूरत हाल कायम है। इलेक्शन एक्ट और आईने पाकिस्तान आमने सामने है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान आमने सामने है। तो इस तमाम सूरत हाल पर तज्जिया ले लेते हैं। पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। सर, अगर बिजली की कीमतों की बात की जाए, बिजली के बिलों की बात की जाए, तो आम आवाम के लिए अब ये बिल देना जो है वो नामुमकिन हो चुका है और इसकी वजह से सरापा एहतजाज है हमारी आवाम जो है वो 6 दिन से। अगर रिलीफ ना मिला और महंगाई इसी तरह बढ़ती रही तो आप क्या समझते हैं कि एहतजाज का मामला क्या रुख इख्तियार कर सकता है?
देखें, ये तो आज हम बात कर रहे हैं वो टांका पट्टी की, 1122 की, आईसीयू की, क्योंकि जिस हालत में हम हैं, ये हमारी खराब प्लानिंग, मिसट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट, ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से है। आज आपके पास डैम होता, कालाबाग डैम, मैं समझता हूं कि आपको किसी की प्रॉब्लम नहीं होनी थी। तो ये लॉन्ग टर्म जो हमारे डिसीजंस हुए हैं, इनकी आप कह लो नाअहली से आज हम इसको सफर कर रहे हैं। आप हमेशा बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमने प्रिवेंशन का नहीं सोचा। हम आज आप भी सवाल कर रहे हैं, बाकी भी सवाल कर रहे हैं कि देखो ये क्या हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि हमारी प्लानिंग बिल्कुल 0-0 है। हम लंबा सोचते नहीं है। हम सिर्फ सोचते हैं कि आज हुकूमत में है और अगले 3 साल हम लोगों को कैसे कन्विंस करते रहे कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बना के कि जी आप हमें अगले इलेक्शन में वोट दें। इस तरह मुल्क नहीं चलते। मुल्क चलते हैं एक सॉलिड ऑपोजिशन और सॉलिड गवर्नमेंट के साथ। और ये हमारा सबसे बड़ी फेलिंग है कि हम आगे डेमोक्रेसी की तो बड़ी बात करते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी चलते नहीं है। और यही वजह है कि हम आगे डेवलप ही नहीं कर रहे। आज देखो ना, आपके डेली सवाल यही होंगे कि देखो चीनी महंगी होगी, आटा महंगा हो गया, 9 से 10 रुपए अब लीटर भी, ये पेट्रोल भी महंगा होगा। अब मुझे बताओ, हाउ विल पीपल सर्वाइव इन दीज सर्कमस्टांसेस? लोगों का तो कसूर नहीं है ना। ये तो जिनको आप वोट दो, जिनकी जिम्मेदारी है, अगर वो लोग इस पे अप होल्ड नहीं कर सकते तो मुझे बताएं फिर कसूर किसका है। पीजे मीर साहब, फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा की जानिब से भी तो हाथ खड़े कर दिए गए, क्लियर कट वैसे बात उन्होंने भी ठीक की कि ये वो बिगाड़ है जो अभी 1-2 दिन में तो पैदा नहीं हुआ, साल की ये कहानी है। तो दूसरी जानिब जो है ये मामला मशरूत किया गया है कीमतें कम करने का IMF की इजाजत से। तो आपको लगता है कि IMF इस हवाले से हमें कोई रिलीफ देगा? नहीं जी, IMF आपको ये नहीं कहता आप पेट्रोल महंगा करो, वो ये नहीं कहता आप घी महंगा करो। वो कहता है भाई तुम अपने आप को स्टेबलाइज करके जो हम तुम्हें पैसे देते हैं वो वापस करो, जिस तरह कोई भी बैंक करेगा। IMF एक इंटरनेशनली मॉनेटरी फंड है, बैंक है ये, जिसमें पाकिस्तान भी कंट्रीब्यूट करता है जब वो अच्छे इसके हालात होते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम इस तरह, हमारे पास 2 ही चीजें होती हैं, बिजली महंगी कर दो, पेट्रोल महंगा कर दो। और भाई आपके पास बाकी भी चीजें हैं, आप उधर भी तो कोई थोड़ी सी तवज्जो दें। ये तो डायरेक्टली अवाम अफेक्ट करती है। अब आप क्या करेंगे? बातें हो रही हैं जिस तरह भी आपने कहा है, हाँ जी IMF के पास जाएं, उनसे रीनेगोशिएट करें, फिर उनसे बात करें कि हमारे हालात ये हो गए। और भाई आपने पहले क्यों नहीं सोचा? आप देखो ना, आप वर्ल्ड क्राइसिस के साथ चलते नहीं हो। हम जितने भी काम करते हैं, मैं पब्लिकली कहता हूं कि हम करते हैं सिर्फ अपने वोटों के लिए। हम सिर्फ अपने इलेक्टोरल कॉलेज को आप कह लो कि अपीज करने के लिए करते हैं। जमीर साहब, आप आने वाले दिनों में जो इंटरिम सेटअप है, इंटरिम गवर्नमेंट है जो अभी हमारी, उसके लिए कितना बड़ा चैलेंज बनता है ये देख रहे हैं। 6 दिन से अवाम सरापा एहतजाज हैं और अगर महंगाई कम करने के बजाय मजीद टैक्सेस लगा दिए जाते हैं, महंगाई मजीद होती है, तो क्या सूरत हाल बन सकती है सर? देखें, आप इंटरिम गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते। ये 4 दिन आए, आप इन पे ब्लेम डाल रहे हैं कि जी इन्होंने ये कर दिया। ये एक ऑनगोइंग एनिग्मा है जो हमारे साथ है। आपने देखा होगा कि जो भी हुकूमत आती है वो पिछलों पे ब्लेम डालती है, वो पिछली आती है वो पिछलों पे। ये नहीं देखते कि आपने क्या करना है, आप क्या करेंगे, ये हम नहीं सोचते। और आज वही बात आ गई, जो अवाम है हम उसको बरगला रहे हैं, देखो जो इंटरिम गवर्नमेंट नहीं कर दी। यार 4 दिन तो आए हैं, वो आपकी जो पॉलिसीज है ये लॉन्ग टर्म पॉलिसीज है। इन पॉलिसीज को आज आप जिसको मर्जी बैठा दो, अगर PTI हो उसका भी यही हाल होगा, PMLN हो यही हाल होगा। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि इमीडिएटली जो गवर्नमेंट गई है, क्योंकि उसको पता था कि आगे क्योंकि ब्लेम गेम तो सारी अब इस गवर्नमेंट पे आ रही है। वरना अगर पिछले होते तो आज मेरा ख्याल है कि वो दोबारा कभी इलेक्ट ही ना होते। तो ये एक पॉलिटिकल मूव हुई है और इस पॉलिटिकल मूव के अंदर नुकसान सिर्फ किसका है? अवाम का। अच्छा पीजे मीर साहब, आपने ब्लेम गेम की बात की तो मरियम नवाज साहिबा ने भी अदलिया पर तनकीद करते हुए दावा किया है कि अगर लाडले की खातिर नवाज शरीफ साहब को वतन से बाहर ना भेजा जाता और ना अहल ना किया जाता तो आज महंगाई ना होती। आप क्या समझते हैं, मरियम नवाज साहिबा का ये दावा किस हद तक दुरुस्त है? देखें, तनकीद करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब आप अपने इंस्टीट्यूशंस को बिल्कुल डिग्रेड कर दोगे तो नुकसान स्टेट का है। आपने पहले फौज को कितना बदनाम किया, ये पॉलिटिकल्स ने किया, ये पॉलिटिकल लीडर्स कैसे कैसे अल्फाज इन्होंने इस्तेमाल किए। हम ईंट से ईंट बजा देंगे, ये कर देंगे, फलाना कर देंगे। ये किसको किया आपने? हमारी आर्मी को किया। जब आप आर्मी के पीछे पड़ते हैं, ये सारे वो जिस तरह नहीं होते वाइल्ड एनिमल्स, ये उसकी तरह फौज के पीछे पड़ जाते हैं।
फिर जब फौज साइड पे होती है फिर आप जुडिशरी के पीछे पड़ जाते हैं। ओ यार कहीं तो ठहरो, कहीं तो ठहर जाओ, खुदा के लिए कोई इत्तफाकी कर लो। हम नुकसान अपना ही कर रहे हैं। वो कहते हैं ना आप बैल मुझे मार, हम वही कर रहे हैं। हमारे अंदर बिकॉज मिसट्रस्ट है, बिकॉज हम एक दूसरे पे एतबार नहीं करते, हम हमारे पास जो भी कन्वीनियंट टारगेट होता है हम उसके पास जाते हैं। आप जाते हैं, कभी तकलीफ होती है, हाँ जी इसको आर्मी चीफ लगा दो, उसको बना दो, फलाना कर दो, चीफ जस्टिस वो ठीक नहीं है, फलाना नहीं है। हम क्या करेंगे? क्या हर चीज हमारी मर्जी की होनी है? क्या ये जमहूरियत है? मीर साहब, आपको ये लगता है कि अगर अवाम की मुंतखब करदा हुकूमत आती है और जल्द अज जल्द इंतखाबात होते हैं और पॉपुलर जो है वो एक गवर्नमेंट बनती है जिस पर अवाम भी अपना एतमाद करती है, तो ये मामलात हल होते नजर आते हैं आपको? ये एतमाद की जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया है, ये तो अब आपको पता चलेगा इलेक्शंस पे। क्या वही बड़े बड़े नाम जो आप 15, 20, 25 साल से आप उनको इलेक्ट कर रहे हो, क्या उन पे अवाम दोबारा एतमाद करेगी? ये अब टेस्ट है, लिटमस। ये टेस्ट आएगा, क्या न्यू फेसेस पे आप उनको एक चांस देंगे या पुराने ट्राइड एंड टेस्टेड आप उनको आगे लेके आएंगे? हमें तो जो मर्जी आ जाए, हमें तो चाहिए कि भाई अवाम की खिदमत करो, सोशल वेलफेयर स्टेट को बढ़ाओ, एजुकेशन को सस्ता करो, हेल्थ सर्विस को इम्प्रूव करो, और आपके जो डोमेस्टिक है सिचुएशन इसको आप इम्प्रोवाइज करो। इस पे तो कोई बात की है आपने? आज भी देख लो को कर रहा है। हम सारे आईसीयू की बात कर रहे हैं, चीनी महंगी हो गई है, वो फलाना हो गया। इस पे किसी पॉलिटिशियन का कुछ स्टेटमेंट आ रहा है? सब डिफेंसिव पे है, ऑफेंसिव पे कोई नहीं। वैसे मीर साहब, इंतखाबात का जब हम जिक्र करते हैं, इंतखाबात की बात करते हैं, तो आपको इन सर्कमस्टांसिस में इंतखाबात होते नजर आते हैं जब सदर पाकिस्तान और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आमने सामने? जो कॉन्स्टिट्यूशन है बड़ा क्लियर है, वो कहता है 90 डेज के अंदर आपने कर। अब 90 ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, लेकिन आपने सिचुएशंस देखनी है कि क्या आप प्रिपेयर्ड है। 4 महीने का उन्होंने टाइम मांगा है कि हाँ जी हम अपने डिलिमिटेशन कर देंगे, सेंसस हो जाएगा, ये वो। द क्वेश्चन इज कि ये कहाँ सोई हुई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान? इसकी क्या और जिम्मेदारी है कि ये उसमें इतनी मुब्तला थी कि अपने काम को छोड़ के ये तो वेट कर रहे थे कि पॉलिटिकल वेदर कैसा होगा। ये पॉलिटिकल सिनेरियो को देख के इन्होंने अपने काम रोक दिए। भाई आपको तो अपना काम करना चाहिए, कोई भी हो। मीर साहब, एक टेक्निकल नुक्ता है, वक्त की माजरत के हद कमी है थोड़ा, अगर आप इसका जल्दी जवाब देंगे कि डीलिमिटेशन जरूरी है लेटेस्ट सेंसस के बाद, लेकिन कौमी और सूबाई असम्बलियों की सीट्स में भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि उसके लिए आईनी तरमीम दरकार है और आईनी तरमीम के लिए असम्बली जो है वो पूरी नहीं है, कौरम पूरा नहीं है, इलेक्टेड नुमाइंदे नहीं है, तो ये कैसे होगा? ये इस वक्त होगा जब आप एक कंसेंसस पे बैठेंगे, क्योंकि आपने हर एवेन्यू ट्राई कर दिया है। आप आज इलेक्शन कमीशन के पीछे सारे पड़ गए, तो जब ये पहले मीटिंग हो रही थी फिर कहाँ थे भाई? फिर तो सब एग्री कर रहे थे कि हाँ वेट करो। अब मैं आपको बताता हूँ सीन क्या है। सीन बड़ा सिंपल है। इमरान खान जो है उस पर केसेस बन रहे हैं, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाहर नहीं आएंगे। उन्होंने कहा जल्दी से इलेक्शन करा दो। उसे पहले पता था कि नहीं, आप इलेक्शन डिले कर दो कि शायद इमरान बाहर आ गया तो हम वेट करेंगे। सो द क्वेश्चन हियर इज ऑल पॉलिटिकल, देयर इज नथिंग नेशनल, इट्स ऑल पॉलिटिकल। अब इस पॉलिटिकल के अंदर आप देखोगे कि सब डर रहे हैं कि ये बाहर आ गया, हमारा तो वोट ही कोई नहीं होगा। ये है गेम सारी, और कोई गेम। लेकिन इसके अंदर मैं अब कहता हूं, मैं पहले भी कहता रहा हूं, खुदा के लिए आप बैठ जाओ, एक दूसरे के साथ बैठ के एक कंसेंसस पे आ जाओ। बिल्कुल सर, आपने सही निशानदेही की है कि तमाम सियासी जमातों के जो लीडरान हैं, जो उनके कायदीन हैं, उनको बैठना चाहिए और आपस में बैठकर कोई प्लान बनाना चाहिए। पीजेबी से आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और बड़ी ज़रूरी बात इन्होंने हिना की है कि वाकई जो मेजर पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्हें बैठना चाहिए। एक टेबल पर सफ़र तो आवाम कर रही है, सफ़र हमारे आवाम ही कर रहे हैं। बिल्कुल जी, और हम आवाम की आवाज़ हैं और हमारी ये कोशिश रहती है कि हम गाहे गाहे इन मसाइल पर बात करें, और करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारे बात करने से ज़्यादा हम अपने लीडर्स से भी ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई वो भी बैठे। आवाम की आवाज़ ब्रेक की भी है। प्रोड्यूसर साहब की वजह से ज़्यादा आवाज़ है ब्रेक की। नाज़रीन अभी लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और बड़ा ही अहम मौजू है मौसमियाती तब्दीली, माहौलियाती तब्दीली जिसका सामना है पाकिस्तान को बिलखसूस, और ये एक बड़ा मसला बनता जा रहा है। इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। फ़ज़ाई आलूदगी से ना सिर्फ हर साल लाखों अफराद मौत के मुंह में जा रहे हैं,
बल्कि पाकिस्तानी अवाम अपनी ज़िंदगी के कीमती सालों से भी महरूम हो रही है। अमेरिका की शिकागो यूनिवर्सिटी के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने ताज़ा तरीन एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स रिपोर्ट जारी की है। बड़ी खतरनाक रिपोर्ट है जी, जिसमें पाकिस्तानियों के लिए बिलखसूस खतरे की घंटी बजाई गई है। और रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया है कि गाड़ियों और सनत के धुएं के अखराज से फ़ज़ाई आलूदगी अवामी सेहत के लिए बड़ा बैरूनी खतरा है, जो अमराज़े क़ल्ब के बाद मौत का बड़ा सबब बन सकता है। रिपोर्ट में ये चौंका देने वाला इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान की 98 से ज़्यादा फ़ीसद आबादी इंतहाई आलूदा फ़ज़ाई माहौल में रह रही है, जहाँ फ़ज़ाई म्याद 15 माइक्रोग्राम फी मकब मीटर से ज़्यादा है। अगर आलूदगी की मौजूदा सतह पर बरकरार ये रहती है सिचुएशन, तो फिर ये ज़्यादा डेंजरस हो जाएगी और जो करोड़ों अवाम हैं उनकी उम्र, जो कि एक औसत लाइफ है, उसमें 4 साल तक कमी हो सकती है। लेकिन अगर इसको हम बेहतर कर लें तो यही जो एवरेज एज की जो लिमिट है वो बढ़ भी सकती है। तो इसी पर बात कर लेते हैं, हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल, इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मेंबर ऑफ पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज काउंसिल राफे आलम साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। सर, अगर फ़िज़ाई आलूदगी की बात की जाए तो इससे मुतालिक जो एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स रिपोर्ट ने पाकिस्तानियों के लिए जो भी शाया हुई है और उसने ख़तरे की घंटी बजा दी और हर शख्स परेशान है, ये रिपोर्ट पाकिस्तान के लिए कितनी ख़तरनाक है? किस तरह से आप इस रिपोर्ट को देख रहे हैं? देखिए, इस रिपोर्ट में कोई नई चीज़ नहीं है। ये 2019 से यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिपोर्ट निकाल रहे हैं और जब 2019 में पाकिस्तान के हवाले से, और ये करते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में पर्टिकुलर मैटर का जायजा लेते हुए लाइफ एक्सपेक्टेंसी की कमी जो है वो एस्टिमेट करते हैं। तो 2019 की रिपोर्ट में ऑन एवरेज पाकिस्तानी शहरी जो है वो तकरीबन 2 साल अपनी ज़िंदगी में कमी महसूस करेंगे हवाई आलूदगी के हवाले से। और अब जो नई रिपोर्ट छपी है उसमें तकरीबन 4 साल ऑन एवरेज, लाहौर जैसे शहर जो है उसका थोड़ा सा ज़्यादा है, 5 साल लाइफ एक्सपेक्टेंसी में कम हो रहे हैं। तो ये तो हर साल क्या कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी में कमी आ रही है हवाई आलूदगी की वजह से, और ये पिछले 4-5 साल से हमें मालूम है। देखें, हवाई आलूदगी एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान का ऐसा कोई शहर नहीं है जहां वहाँ शहरी जो है हवाई आलूदगी का शिकार नहीं बन रहे हैं, स्पेशली बच्चे, सीनियर सिटीजन्स जो ज़्यादा रिस्क पर हैं। लेकिन हमारा सिस्टम नहीं चल रहा। देखिए, ये इलेक्शन ईयर है और इस इलेक्शन ईयर के अंदर मौसमी तब्दीली की ना कोई बात हो रही है और ना कोई हवाई आलूदगी की बात कर रहे हैं। आई एम थैंकफुल कि सुनो टीवी जो है इस रिपोर्ट को लेकर एक न्यूज़ आइटम इसको बनाकर पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है। राफे आलम साहब, हमने इससे पहले देखा सर, एक अगर हम आलमी सतह पर बोलें, एक सीरियस एफर्ट जो हुई वो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट 2015-16 में गालिबन ये साइन हुआ और 196 ममालिक ने साइन किया इस एग्रीमेंट को। और इस एग्रीमेंट के तहत ये डिसाइड किया गया था कि जो ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट है 1.5 डिग्री सेल्सियस तक उसको कंट्रोल किया जाए, कार्बन एमिशन बाय 2030 45% तक उसे कंट्रोल किया जाए और बाय 2050 उसे 0 तक कर दिया जाए। तो ये आपको लगता है इस पर कोई मौसर कारकर्दगी होती नजर आ रही है, कोई काम होता नजर आ रहा है? नहीं जी, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज और यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कॉप हर साल जो मिलती हैं और जो 2016 में पेरिस में मिली थी, इनका एक ही काम है। UNFCCC का ऑब्जेक्टिव है कि फिजा के अंदर ग्रीन हाउस गैसेस को काबू किया जाए ताकि मौसमी तब्दीली या ग्लोबल वार्मिंग पे किसी न किसी तरह कंट्रोल किया जाए। और इस पे पेरिस में ये तय कर दिया गया था कि बनिस्बत सनती इनकलाब ग्लोबल वार्मिंग जो है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त हमें साइंसदान बता रहे हैं कि फिजा के अंदर ग्रीन हाउस गैसेस की शिद्दत कुछ ऐसी है कि इसी दिहाई के अंदर हम 1.5 डिग्री टॉप जाएंगे और 2050 तक तकरीबन 2 डिग्री सेंटीग्रेड टॉप जाएंगे। और इसमें मैं इसके बारे में मैं आपको बता नहीं सकता इसमें कितनी डिस्ट्रक्शन है। राफे साहब, एग्जैक्टली यही नुक्ता है कि हमारे जो देखने वाले व्यूवर्स हैं, जो अवाम है, सादा जबान में, सादा अल्फाज में अगर उन्हें बताया जाए कि इसका कितना सीरियस इफेक्ट आने वाला है, जो ग्लेशियर्स हैं वो किस तरह से मेल्ट होंगे, क्या सूरत हाल होगी, हम चाहते हैं कि जरा वो बताया जाए। ग्लेशियर्स पे 1 सेकंड के लिए आऊंगा, मगर 1.5 डिग्री से 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में जो ग्रीन हाउस गैसेस की शिद्दत में इजाफा जो होगा, एक रिपोर्ट के तहत हमें बताया जाता है कि सिर्फ हवाई आलूदगी जो है इन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ये तकरीबन 15 करोड़ लोगों की जानें ले चलेगी ना। 15 करोड़ लोग जो हैं, these are 4 times the number of people soldiers who died in World War II and World War I put together। और ये पूरी दुनिया के अंदर नहीं होगा, ये ज्यादातर अफ्रीका और एशिया के शहरों के अंदर ये 15 करोड़ लोग मौजूद होंगे। ये हम हैं, ये हमारे वालिदैन हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हम हैं, हमारे बच्चे हैं।
15 करोड़ लोग अगले 30 साल के अंदर। इस वक्त तो WHO भी कह रहा है कि हवाई आलूदगी की वजह से हर साल 1 करोड़ लोग जो हैं वो क्या कहते हैं मर रहे हैं, और ये सिर्फ हवाई आलूदगी है। टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से हम सैलाब देख रहे हैं। पिछले साल पाकिस्तान के अंदर जो मानसून सैलाब आया था वो तकरीबन 400 से 800% शिद्दत में ज्यादा था ऑन एवरेज जो मंथली रेनफॉल्स हैं। तो ये एक कुदरती मसला नहीं था, ये एक इंपीरियल कॉलेज की स्टडी है जो कि बताती है कि जो इस बारिश की शिद्दत तो थी, ये तकरीबन 50% शिद्दत जो है ये 1.2 सेंटीग्रेड ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हुई है। दिस वाज अ मैन मेड डिजास्टर, जहां पाकिस्तानी शहरी जो हैं वो मौसमी तब्दीली का शिकार बन रहे हैं, और जो बड़े ममालिक और बड़ी सनतें हैं, बड़ी इकोनॉमीज हैं, उनकी वजह से। जी अच्छा राफे, रिपोर्ट में ये भी इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान की 98% आबादी जो है वो इंतहाई आलूदा माहौल में रह रही है, जिसकी वजह से एवरेज एज जो है वो 4 साल कम होने का खतरा भी जाहिर किया गया है। आप क्या कहेंगे कि हमारी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं यहाँ फिजाई आलूदगी और माहौलियाती तब्दीलियों को संजीदा क्यों नहीं लिया जाता? अक्सर हमें कहा जाता है कि पाकिस्तान जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस कम पैदा करता है, तो इसलिए ये मसला दूसरे ममालिक, बड़े ममालिक का है। लेकिन मैं लोगों को ये याद दिलाता हूँ कि जी देखें, हम एक सनती कौम नहीं हैं, और इसके बावजूद इतनी फीसद हमारी आबादी जो है हवाई आलूदगी का शिकार बन रही है। एयर पोल्यूशन इज अ पब्लिक हेल्थ इशू, इसको क्लाइमेट चेंज के साथ लगाने की जरूरत भी नहीं है, हमें वैसे इस पे काम करना चाहिए। देखें, जो हमारे पास थोड़ी बहुत रिपोर्ट्स हैं पाकिस्तान में हवाई आलूदगी के हवाले से, इसमें हमें बताया जाता है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर से सबसे ज्यादा हवाई आलूदगी पैदा होती है। इसका मतलब ये है कि गाड़ियों के अंदर जो पेट्रोल और डीजल जा रहा है, और गाड़ियों के जो इंजन है इनका मयार बहुत खराब है। इसके बाद सनत और फिर बिजली की पैदावार के अंदर जो हवाई आलूदगी पैदा होती है उसका हम शिकार बन रहे हैं। हमको जल्द अज जल्द पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोल और डीजल इंपोर्ट होता है उसको यूरो 4 तक लाना चाहिए। जो हमारी 4-5 रिफाइनरीज हैं, ठीक है जी, जो 1000 साल पुरानी टेक्नोलॉजी पे काम कर रही हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट करके ताकि वो भी यूरो 4, यूरो 5 तक के फ्यूल बना सके, इनमें इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेगी। हमें रिन्यूएबल एनर्जीज पे आना पड़ेगा ताकि हम डीजल और फर्नेस ऑयल से बिजली ना बनाएं, और सनत को भी हमें क्या कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जीज पे लाना पड़ेगा। देखें, अगर ये हमने नहीं किया तो सैकड़ों लाखों करोड़ों की तादाद में पाकिस्तानी शहरी जो हैं वो हवाई आलूदगी का शिकार बनेंगे। दिस मस्ट बी अ पॉलिटिकल प्रायोरिटी। बिल्कुल जी, बड़ा सही आपने कहा कि दिस मस्ट बी अ पॉलिटिकल प्रायोरिटी। बहुत शुक्रिया आपका राफी आलम साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त, और इंतहाई अहम मौजू था ये भी, जो क्लाइमेट चेंज और मौसमियाती तब्दीलियों से और आलूदगी में जो इजाफा हो रहा है फ़ज़ा में, उससे जो इंसानी सेहत पर असरात होने वाले हैं। अगर स्मॉग की बात की जाए, सर्दियाँ जैसे ही आती हैं, स्मॉग का एक बहुत बड़ा मसला है, जिसके लिए अगर बात की जाए, इत्तेहादी हुकूमत ने फ़िज़ा को शफाफ बनाने के लिए नेशनल क्लीन एयर पॉलिसी की भी मंजूरी दे दी है, लेकिन अभी तक इस पर कोई काम नहीं हुआ। और काम शुरू करने की जब बात होती है, जब भी इम्प्लीमेंटेशन की हम बात करते हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में पॉलिसीज बना दी जाती हैं, लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट इम्प्लीमेंटेशन, एग्जैक्टली प्रैक्टिकलिटी, तो भाई हमें कहीं नज़र नहीं आती। बस बातें की जाती हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन फिर इसमें जो है ना पिस रहे होते हैं हमारे अवाम। अगर महंगाई की चक्की की बात करें तो उसमें भी यही हमारे गरीब अवाम, हम लोग पिस रहे हैं। बातें जारी रखेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद है ना, ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक का आप रिमाइंडर बड़ा अच्छा देते हैं जी। नाज़रीन, अभी लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। And we are right back after the break. You're watching सुनो पाकिस्तान, और बात करते हैं आज़ाद कश्मीर की। तो आज़ाद कश्मीर को हसीन वादियों, सरसब्ज जंगलात और दिलफरेब दरियाओं के बायस जन्नत नज़ीर वादी कहा जाता है, और ये इलाका कदीम तारीखी विरसे का भी हामिल है। जिस से कल हमारी साथी एंकर ओकाशा गुल ने हमें रणबीर सिंह की बारादरी और 2 मेल की सैर करवाई, चूंकि वो वहीं पर मौजूद हैं। तो आज हमें रेड फोर्ट की तो सैर करवा रही हैं। तो फिर ओकाशा की तरफ चलते हैं। ओवर टू यू ओकाशा। व्यूअर्स, ऐसी तारीखी जगहों पर आके ना अपने आप को इंसान अजीब सा बादशाहों वाली फील में ले आता है। महारानी फील, वो शहजादी फील और मलका वाली फील। इस वक्त हम एक तारीखी विरसे में खड़े हैं, तो मुझे लगता था कि पहाड़ी इलाकों में ना तारीख बहुत कम बोलती होगी, लेकिन जब से मैं यहाँ दाखिल हुई हूँ, पहले मैंने आपको मरी में भी बड़े तारीखी मकामात दिखाए,
अब अगर इसकी बात करें तो कश्मीर का जो दारुल हुकूमत है मुजफ्फराबाद, हम आज आपको उसकी सैर करवा रहे हैं। ये वहाँ पर मौजूद एक तारीखी कला है जिसे लाल कला कहा जाता है। लाल हवेली तो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन ये है लाल कला। इसको रेड फोर्ट या रत्ता कला भी कहते हैं और ये बहुत पुराना है, तकरीबन 450 साल पुराना ये कला है और इसको तामीर करवाया। वैसे तो यहाँ पर इस खित्ते में बड़े बड़े हुक्मरान आए और उन्होंने बड़े बड़े कले की बुनियादें रखी, लेकिन ये जो कला है ये यहाँ का एक चक ख़ानदान था। चक हुक्मरानों ने इसको तामीर करवाया था। तकरीबन 1549 के करीब इसकी तामीर हुई थी और ये आज इतनी सदियों बाद भी अगर इतना खूबसूरत लग रहा है और अजीब सी एक अपने अंदर ना, वो कहते हैं ना, एक डीप सी चीज़, एक गहराई समोए हुए है। तो आज ये देखने में इतना खूबसूरत, सोचो कि जब ये बनाया गया होगा तब इसके क्या हालात होंगे। और कहा जाता है कि 2005 में जो ज़लज़ला आया था, जो बहुत ही खौफनाक ज़लज़ला था, एक नागहानी आफत थी, उसके बाद इसकी बुनियादें सही तौर पर हिली हैं कि उसके बाद इसका ज़्यादा नुकसान हुआ और ये प्रॉपरली, मतलब कहा जाता है कि काफ़ी तौर पर मुनहदिम हो गया। लेकिन अब ये एक बात की मुझे खुशी हुई है यहाँ पर आके जान के कि इसकी बहाली के लिए काम किया जा रहा है, तो ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि हमारा तारीखी विरसा है। तारीखी विरसे को संभालना हमारी हुकूमत की, हम सब की मिलकर जिम्मेदारी है ताकि आने वाली नस्लों के लिए हमारी तारीख सबूत बने कि हमारा जो खित्ता है पाकिस्तान वो कितना रिच था। तो ये खूबसूरत कला है तारीखी। आइए मिलके इसकी सैर करते हैं और मज़ीद जानते हैं कि इसके बारे में और कैसी कैसी चीज़ें हैं। यहाँ पर मुझे वो गाना याद आ रहा है। आप भी कह रहे होंगे कि अभी तो खुशकी थी, अभी अचानक से बारिश और ये बूंदाबांदी कहाँ शुरू हो गई। सबसे पहले तो मुझे गाना याद आ रहा है, रिमझिम पड़े फुहार, तेरा मेरा नित का प्यार। और व्यूअर्स, आपने देखा कि वाकई शुमाली इलाका जात में मौसम का कुछ नहीं पता चलता। मैंने आज तक यही चीज़ सुनी थी कि ज़िंदगी मौत का कोई पता नहीं होता, लेकिन इन इलाकों में आप आएंगे ना आपको बर्फ़बारी का पता है, ना आपको सूरज का पता है, ना आपको हवा का पता है, ना आपको बारिश का पता है। और इस वक्त मौसम मज़ीद सुहाना हो गया। अभी आपने देखा कि हम खुशकी में बातें कर रहे थे और हम इस पूरे कले को ऑब्जर्व कर रहे थे, लेकिन फ़ौरन से यहाँ पर बारिश शुरू हो गई है। और मैं आपसे कहने वाली थी कि आपको कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताती हूँ इस कले के। अगर देखा जाए तो इनको, इस कले को तामीर करवाया था चक हुक्मरानों ने, क्योंकि उनको ये जगह बड़ी मौजू लगी। अगर देखा जाए तो ये जो कला है ये 3 अतराफ से दरिया गंगा किशन, यानी जिसे हम दरिया नीलम कहते हैं, उसकी तरफ से घिरा हुआ है और सिर्फ इसकी एक साइड है जो खुशकी की तरफ है। तो देखा जाए तो ये सिक्योरिटी पर्पस से बड़ा महफूज था। फिर चक हुक्मरानों के बाद यहाँ पर आना हुआ मुगल हुक्मरानों का, लेकिन उन्होंने इसकी जो अस्करी अहमियत थी उस पर ज़्यादा गौर नहीं किया, तो उसकी जो अस्करी अहमियत थी कदरे कम हो गई, क्योंकि उनकी जो नज़र थी वो थी काबुल, बुखारा और बदख्शां की तरफ। लेकिन ये है कि उन्होंने इसको शाही रिहाइशगाह के तौर पर यूज़ किया। फिर उसके अलावा यहाँ पर आना जाना होता था तो पड़ाव डाल लेते थे। फिर मुगलों के बाद यहाँ आना हुआ दुरानी ख़ानदान का। दुरानी जब आए उनको भी इसकी इम्पोर्टेंस का पता चला, उन्होंने इसकी तौसीह पर काम किया। फिर दुरानियों के बाद यहाँ पर जो यहाँ के सुल्तान मुजफ्फर खान थे, उन्होंने प्रॉपरली इस कले को ऑर्गेनाइज किया, इस पर काम किया गया और इसी वजह से ये महफूज है। उसके बाद हमेशा की तरह कहानी में एंट्री होती है महाराजा रंजीत सिंह की और फिर डोगरा ख़ानदान की, और आहिस्ता 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 ये कला हम और आप जैसे लोगों के लिए खोल दिया गया। इसीलिए आज मैं भी आई हूँ आपको इस कले का विजिट करवाने। और अगर बात करें, मैंने आपसे बात की कि इसके 3 अतराफ पे दरिया नीलम आपको नजर आएगा और ये शोर भी नजर आ रहा होगा। इस वक्त बारिश का और दरिया का शोर मिलके शदीद शोर हुआ है, लेकिन बहुत ही सुहाना मौसम है। और जब भी आप इन इलाकों की सैर के लिए आएंगे तो आपने ठंडे कपड़े भी रखने हैं, गर्म कपड़े भी रखने हैं, आपने छाता भी रखना है, आपने खाने पीने का सामान, हर चीज़ रखनी है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं पता एक एक लम्हे पर कौन सा मौसम मिल जाए और कुदरत के कौन कौन से रंग देखने को मिल जाए। तो आइए इस खूबसूरत मंजर को मेरे साथ मिलकर एंजॉय करें। जी नाजरीन, आपने ये खूबसूरत रिपोर्ट देखी और ओकाशा ने आज हमें खूबसूरत मौसम वाली खूबसूरत रिपोर्ट देखी और ओकाशा ने हमें इसकी सैर कराई। रत्ता किला, और अभी हमारी डिबेट क्या चाहिए थी, किला होता है या कला होता है, तो इस पर भी किसी दिन हम बताएंगे। ये कहते हैं गलत उलाम है जी ये जो लोग कला बोलते हैं। मैंने कहा नहीं, मैंने तो बहुत ही मतलब उर्दूदान से, किसी उर्दूदान से सुना है ये कला होता है। इस पे हम कोई सेगमेंट रखेंगे प्रॉपर, ताकि हमारे साथ कोई एक्सपर्ट भी हो ना, ताकि हमारी तस्दीक कर सके। लेकिन हम दोनों, मैं कह रही थी नहीं ये कला है, मैंने बहुत मुश्किल से याद किया है। जैसे वो मुझे एक और चीज याद आई, गला और गिला।
फिर कला और किला। वैसे अजीम मैं आपको अपना उस्ताद मानती हूँ, पता है क्यों? अजीम जो है ना मेरी प्रोनाउंसिएशन से पूछ रही थी कॉफ की कैसे आवाज निकालनी है। आपकी सब। लेकिन मैं बता रहा था जी, बड़ा बेसिक इसका जो है प्रैक्टिस करने का तरीका है और वो रीडिंग है। रीडिंग इज द की। तो आपके पास जो भी मवाद है उर्दू ज़बान में मौजूद, उसको आप पढ़ें और ऊंचा पढ़ें कि वो खुद ही जो अल्फाज हैं आपको सुनाई दें। और उस्ताद जरूर रखें, उस्ताद जरूर रखें। फिर मैंने इनसे 50,000 बार पूछा कि ये जो कॉफ की आवाज आती है, फिर मैंने इनसे पूछा कि ये जो आप कैंची बोलते हैं, ये हम मेरे और इनके कैंची बोलने में बहुत फर्क है। सिजर्स की बात करें। हाँ जी, कैंची कैंची पर थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ रही है टाइम के साथ साथ। हिना सराइकी बहुत अच्छा बोलती हैं और ये भी मुझे सराइकी के एक दो अल्फाज बता रही थी जिनकी प्रोनाउंसिएशन बड़ी मुख्तलिफ थी और बड़ी मुश्किल थी, वो नहीं हो रही थी। आप फिर नहीं बता रही थी आप? डू और ये कहते हैं डू, मैं कह रही थी डू, ये कह रहे थे डू। मैंने कहा अगर आप डू बोलेंगे ना, ये सेम है। नहीं, ये मम्मी डैडी जो डू है ना, ये इससे कुछ नहीं हो सकता। आप सराइकी नहीं सीख सकते। देखिए मुझे एक आइडिया है, हम लोग किसी दिन इसके ऊपर लाइव कॉलर ना रखे, उनसे गेम खिलाते हैं, जो सही प्रोनाउंस करेगा उसको इनाम देंगे। अच्छा, जब भी कोई कहता है मुझे, क्योंकि अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आप सराइकी सिखा दें, तो मेरा पहला सवाल ये होता है कि क्या आप डू कह सकते हैं? जो कहते हैं ना डू, नहीं, दोबारा आप इसे ट्राई करें। डू नहीं, डू बेहतर हो गया। ओह यस, बेहतर हो गया। डू, ये जो अभी ब्रेक में डू डू चल रहा था ना, उससे आप एक सराइकी में ब्रेक ले लेना जी। नाजरीन, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि सारी ब्रेक भी बहुत जरूरी होती है, सारी कोशिश होती है असां तुहां नाल गल्लां करेंदे रहां, लेकिन गल्लां दे विच विच साडी ये भी कोशिश होती है कि असां तुहानू कोई सोहनी जान दी सैर करवा। बहुत सोहनी जान दी असां सैर कीती है। मेरा हां पे थींदा इधर से देखदे पैसे कि बहुत चंगा मौसम डई लगे वहां, क्योंकि अगर लाहौर दी गर्मी दी गल करो तो बहुत ज्यादा इत्थे गर्मी है, लेकिन गर्मी दे सब गल बात करसा एनवायरमेंटलिस्ट नाल असां गल कीती है ਤੇ ਅਸਾਂ ਦਸਾਇਆ ਕਿ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਈਆਂ ਆਣੀਆਂ, लेकिन उसके नाल नाल वक्त हुआ गल कर सा कि ब्रेक भी बहुत जरूरी है, तो सारे प्रोग्राम वास्ते बहुत जरूरी है। थाई नवी न्याय देखते रहो, सुनो पाकिस्तान। असां वलसा एक ब्रेक तो बाद हुआ वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। और बड़ा ही शानदार सेगमेंट है हमारा, और इस सेगमेंट में हम मौसीकी की बात करेंगे। बख्शी घराने के लाजवाब मौसीकार आज हमारे मेहमान हैं। उनके तारुफ से पहले एक तमहीद बांधना ज़रूरी है, और वो मैं ये बताता चलूँ आपको कि मौसीकी में जो लफ्ज़ घराना है वो उस तरफ इशारा करता है कि जहाँ पर मौसीकार की जानिब से उस्ताद के ज़ेरे साया रहकर उन्होंने तालीम हासिल की हो, बाकायदा तौर पर म्यूज़िक सीखा हो, जहाँ एक मखसूस गायकी की बुनियाद रखी गई हो, और जिसके मुनफरिद अंदाज ने किसी घराने के खदोखाल उभारने में बुनियादी किरदार अदा किया हो। मौसीकी के हवाले से बहुत से घरानों ने वैसे तो अपनी अलग शनाख्त कायम की है। इन्हीं घरानों में से एक बख्शी सलामत घराना भी है, जिसने कव्वाली की दुनिया में अपना मुनफरिद मकाम बनाया है। और इस वक्त हमारे साथ उसी घराने के नामवर गायक नदीम सलामत अली खान साहब और उनके बेटे ततहीर नदीम सलामत मौजूद हैं, जिनका हाल ही में पहला गाना भी रिलीज़ हुआ है और इस गाने को काफ़ी सराहा जा रहा है। और नदीम सलामत अली साहब हमारे साथ इस वक्त शो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी, कैसे हैं? ततहीर, आप कैसे हैं? मैं ठीक। आप? अच्छा, आप सबसे पहले तो सर हम आपके घराने की तरफ आएंगे जी। आपका बहुत ही बड़े घराने से ताल्लुक है, तो बताइए किस उम्र से आप गा रहे हैं और क्या ये बचपन से शौक था, क्योंकि ऐसे घराने में पैदा हुए? मैं ये कहूँगा जी, ततहीर थोड़ा बड़ा सामने आया है, और लेकिन मैं काफ़ी छोटा था। अच्छा। जब मैं मेरे भाई मसूद सलामत और मेरे कज़न हु वाज अ ग्रेट तबला प्लेयर मोहम्मद अजमल खान, हम लोग पहली बार सेकंड एशिया पैसिफिक जम्बूरी ईरान गए फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो वो बैज वैज लगा होता है, जो अब ऑफिशियल टूर करते हैं तो बैज लगता है, कोट होते हैं, लेकिन हमने कोट नहीं पहने थे। उस वक्त से शुरू किया, फिर 16, 17 या 15 साल की उम्र से पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जो म्यूजिक कॉन्फ्रेंस होती थी वो फैसलाबाद में होती। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब, यानी हमारे दादा उस्ताद फ़तेह अली खान मुबारक अली खान की बरसी, जो 2 days फेस्टिवल होता था, जिसमें मेहंदी हसन साहब, सलामत अली खान साहब, गुलाम अली साहब, पाकिस्तान का कोई आर्टिस्ट नहीं होता जो नहीं होता। तो मुझे मेरे उस्ताद जी, यानी मेरे चाचा जी उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब, हमेशा उन्होंने कहना तूने तैयारी कर। मैं फिर पूरा साल कॉम्पोजिशन पे लगाता था। अच्छा। सो मैं वहाँ से शुरू, यानी वो बरसियों की दुआएं चल रही हैं। एंड ही इज द 4th जनरेशन ऑफ बख्शी इस्लामिक घराना जी। तो इनके बारे में भी, ततहीर के बारे में भी हम जानना चाहेंगे। क्या बचपन से शौक था, अब्बा को सुनते थे, सोचा था कि आप भी इसी उसमें आओगे, फील्ड में आओगे, या कुछ और था माइंड में पहले कि जी मैं इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा?
बचपन में तो मुझे शुरू से शौक़ है कि बाबा की कॉम्पोजिशंस गा के मैं, और काफ़ी शोज़ किए अलहमरा में इनके साथ भी साथ बैठ के। और फिर 3 साल पहले मुझे लगा कि मुझे सुनाना चाहिए लोगों को भी, हाँ कि जी। अगर मैं थोड़ा बहुत गा रहा हूँ। तो मैंने फिर 3 साल पहले ये जो गज़ल अभी मेरी रिलीज़ हुई है उसकी वीडियो अपलोड की, और वहाँ से इंडिया से काफ़ी लोगों ने उसको पसंद किया। स्पेशली दिलेर मेहंदी जो हैं इंडिया से, उन्होंने ये लगाया। उनको नहीं पता था कि वो नदीम सलामत के बेटे हैं, अच्छा। तो उन्होंने लिखा कि प्लीज़ हेल्प मी फाइंड दिस किड। अच्छा। तो जो प्रोड्यूसर हैं इस गज़ल के, क्विंसी चैट, जी। उन्होंने नीचे लिखा कि आई नो दिस किड, ये नदीम भाई के बेटे हैं। अच्छा। तो वहाँ से फिर ये सिलसिला शुरू हुआ। तो म्यूज़िक एंड लिरिक्स, और 3 साल पहले प्रॉपरली ये शुरू हो गया। तो तथीर आप तो फिर फेमस किड हो गए, स्टार ऑफ द फैमिली। भाई अब्बा भी तो- स्टार, बेटा भी स्टार, क्या बात अभी है। ये ज्यादा जो है ना जी, वो गजल लोड होने से पहले इसने, क्योंकि अभी ये कैमरे के आगे काफी चीजें भूल जाता है जी। कि इसने पहले उस्ताद राहत फ़तेह अली खान को, जो मेरे अच्छा। भाई हैं, मेरे खलीफा हैं जी और जो मेरे फास्ट फ्रेंड हैं, जी। उनको सुनाई मैंने ले जाके इसको। उन्होंने बहुत ही प्यार किया इसके साथ। और अब भी यानी लॉन्च सेरेमनी पे वो आए और उन्होंने बहुत सारा दुआओं के साथ इसकी गज़ल को सराहा गया है, क्योंकि वो गज़ल जी आर्टिस्ट जानते हैं हाँ कि जी। हर चीज़ कमर्शियल नहीं होती, बिल्कुल। लेकिन कमर्शियल होने में देर नहीं लगती, हाँ जी। क्योंकि मेलोडी ऐसी चीज़ है म्यूजिकली कि किसी के भी दिमाग में स्माक में गई तो वो पहुंच जाती है। बेशक। तो वैसे वो नदीम हमने साहब गज़ल आपने बड़े लेवल पे लॉन्च की है। कमर्शियल वाली आपने बड़ी खूबसूरत बात की है, और हम पर भी ना प्रोग्राम में आपकी कमर्शियल ब्रेक के बोझ आती है। रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम जल्दी से अपने नाज़रीन को इंतजार कराए बगैर शुरुआत करें अपनी आज की महफिल का। तो अगर आपकी इजाजत हो तो तथीर से आगाज करें। तथीर सुनाता है, अपना गाना इसने कंपोज किया है, वही सुनाता है। तथीर थोड़ा बताएं जरा क्या सुनाने लगे हैं। हाँ और बताएं आप। ये मैंने कॉम्पोजिशन बनाई थी 2 साल पहले, और ये मेरी पहली कॉम्पोजिशन है, और ये लॉन्चिंग सेरेमनी पे भी मैंने पहली बार गाई है। ओके। और लिरिक्स भी मेरे अपने हैं, और अरे composition वाह भी। वाह, जबरदस्त। और जरा मजे से गाइएगा प्लीज, हैं? वो दिन और वो रातें मुझे अब तक हैं याद, मोहब्बत की बातें मुझे अब तक हैं याद। वो जुल्फें तुम्हारी, वो आंखें तुम्हारी मेरे दिल को सताती है क्यों। वो दिन और वो रातें मुझे अब तक हैं याद। तू मेरी सांसों में हर पल खुशबू के जैसे बसी हो। तू मेरे दिल की धड़कन, तुझसे जुदा मैं नहीं हूँ। तू मेरी जिंदगी है, ये तुझको बता दूँ जरा मैं। तेरा मुस्कुरा के मेरे पास आना मेरे होश उड़ाता है क्यों। वाह वाह वाह। वो दिन और वो रातें मुझे अब तक हैं याद। वाह, जबरदस्त जबरदस्त, क्या अच्छा बात है गाते हैं भाई। यार आप तो। ये बताएं जरा किसे सोचकर ये लिखा गाना। वैसे अब्बा बैठे हुए हैं, मुझे लगता है कम ही हमें वो जवाब जो है ना ऑनेस्ट वाला मिलेगा, लेकिन सो क्या आप बता सकते हैं। नहीं, ये मैंने उस बंदे नजर से नहीं लिखा। ये सयासी आजकल- बयान है वैसे। आजकल जिस तरह लोग सुनते हैं वो इसी तरह गाने सुनते हैं। तो वाह, वाह। वो ये बयान कर रहा है कि वो दिन रातें उसमें डालें तो लोग सुनते हैं। वो दिन और वो रातें। वो रातें। तो अब्बा भी आपके इतना हाँ, बस। जबरदस्त गाते हैं, ठीक है, तो हम चाहेंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सर आप नदीम भी साहब, हमें आप कुछ भी please। गुनगुना कर सुना दे। मैं भी सुना देता हूँ। जी। और तथीर आप मुझे बताएं कि आप प्रैक्टिस करते हैं सारा दिन या कोई और भी हाँ जी। एक्टिविटीज हैं? क्या Practice। करते हैं सारा दिन? सारा दिन इस तरह होता है कि इनकी जो मुश्किल कॉम्पोजिशंस हैं जी। उन पे प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा। एंड पढ़ाई में कैसे हो? सच सच बताना है। ठीक। पढ़ाई में भी पढ़ाई में भी अच्छा हूँ। पढ़ाई में भी अरे वाह, जबरदस्त।
अब मुझे पता नहीं चल रहा आपने क्या सुनना है, कब आपके दिल के करीब Okay. जो सबसे ज्यादा एक एक गाना नया बनाया है, चले हम आपको वो डेडिकेट कर देते हैं। अरे थैंक यू, जरूर। Why don't you sing with me? Go. मैं तेरी, तू मेरा, मैं तेरी, तू मेरा, तू यूं मेरा सारा जहां। मैं तेरी, तू मेरा, तू यूं मेरा सारा जहां। रब दी कसम तेरे बिना मेरा नहीं हो गुजारा। मैं तेरी, तू मेरा, तू यूं मेरा सारा जहां। रब दी कसम तेरे बिना मेरा नहीं हो गुजारा। मैं तेरी, तू मेरा। तेरे कोलों दूर रह के दिल नहीं लगदा मेरा, हर वेले मुक रहिंदा सजदा तेरा। तेरे कोलों दूर रह के दिल नहीं लगदा मेरा, हर वेले सामने मुक रहिंदा सजना तेरा। हुण ते तो दूर रह के नहीं हो गुजारा। मैं तेरी, बोले आप। तू मेरा, मैं तेरी, तू मेरा, तू यूं मेरा सारा जहां। रब दी कसम, रब दी कसम तेरे बिना हुण नहीं हो गुजारा। मैं तेरी, तू मेरा, तू यूं मेरा सारा जहां। वाह 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 भाई, जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है। नदीम और साहब ये गाना रिलीज हो चुका है, ये ये जी बनने जा रहा है, बन रहा है ये। मतलब पहली दफा आपने हमारे शो में ये गाया है। जी क्या थैंक यू बात। भाई, ये ये तो एजाज हमारे भी हासिल हो लिए गया। बिल्कुल ऑनर की बात है, और बेटे ने Open भरपूर कर साथ दिया। दिया है। एक और गाना मैं बना रहा हूँ, उसका भी एक मुखड़ा आपको सुनाता हूँ ताकि जरूर। अब चलेगा। वो भी बड़ी अच्छी बात है जी। कि मुझे नहीं पता कि माइक कहाँ रखा हुआ है। सही है, बिल्कुल बेहतरीन सही चल है रहा आवाज। Good. तू ये मेरी, मैं तेरा, तू ये मेरी, मैं तेरा, ए छड़ गल मुकी। तू ये मेरी, मैं तेरा, ते छड़ गल मुकी। एक दूजे बिन रह नहीं सकदे, ए भी ते गल होई पक्की, ते छड़ गल मुकी। तू है मेरी, मैं तेरा, ते छड़ गल मुकी। एक दूजे बिन रह नहीं सकदे, ए ते गल होई पक्की, ते छड़ गल मुकी। तू है मेरी। सारा गाना मैं ओपन नहीं कर सकता, अरे वाह 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 वाह, जबरदस्त जबरदस्त लेकिन ये आपके प्रोग्राम में गाया जा रहा है। This भाई is- हमारे लिए ऑनर की बात है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है हमारे कानों को, जो है ना हमारे ये अभी कानों में इसमें रस घुल तबले गए। शबले नहीं है,
ये तूने मेरी ने ऐसे पकना है जैसे हाँ, जी, फिर बिल्कुल, होए, बिल्कुल, होए। वो वाइब आ रही है, वाइब जो चल रही है वो तो चल रही है। चल रही है। अभी जी अभी जी हम एक पक्की ब्रेक ले लें, पक्की गाना ब्रेक। पक्का करते करते वापस आएंगे तो आपके साथ So गपशप। waiting for very वापस We're आते actually हैं break waiting के for a बाद। break, तो अभी हम लेते हैं एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। और हमारी गुफ्तगू जारी है। ब्रेक में भी मौसीकी पर बात हो रही थी और नदीम साहब बता रहे थे, अपना पूरा जर्नी बता रहे थे। तो अभी वही गज़ल जो तथीर ने सुनाई थी हमें, उससे मुतल्लिक कुछ बात करेंगे। तो नदीम साहब बताएं, बड़ी पजीराई मिल रही है माशाल्लाह, बड़े असल में जी मुख्तसर ही करूंगा क्योंकि मुझे कहते हैं लाइव में सारी बातें खुल के करो तो ना मुझे ये पता है कि टाइम आपके पास काम है और मैं लेट आया, सारा कुछ मुझे पता है, कोई कोई बात मसला नहीं है जी। तो मैं माजरत चाहता हूँ आपकी ऑडियंस से, आपके प्रोड्यूसर साहब सबसे। अच्छा, जो गज़ल की बात हो रही थी, गज़ल एक कॉम्पोजिशन होती है, जैसे एजुकेशन लेवल्स होते हैं, मैट्रिक आपने की, आपने एफएससी किया, आपने ये किया, डॉक्टरेट किया, तो एक लेवल होता है, उसकी कॉम्पोजिशन में डॉक्टरेट लेवल है। अच्छा जी माशाल्लाह। वो मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा सब गा सकते हैं उसको, जी और ये भी कहूँगा सब नहीं भी गा सकते। नहीं बिगाड़ सकते। वो गज़ल ऐसा बड़ा हाथ, लेकिन इसको अल्लाह ने भी करम किया इस पे, या मेरे जीन्स या इस तरह मेरे अपने दादा का और करम नदीम हो साहब कितने अरसे में ये गज़ल तैयार हुई? और इसने इसमें- गाई तो 4 साल पहले अच्छा YouTube पे, तो जो वो बताया उसने वो हाँ जी। वहां से चली। फिर उस्ताद राहत फतेह अली खान भी इसमें इंटर हुए कि उन्होंने कहा करो इसको। जो क्विंसी चेट है ना, वो बहुत ही प्यारा, बहुत ही आला आर्टिस्ट है, बहुत ही आला गाता है, खुद भी सारी दुनिया के आर्टिस्टों के साथ उसने गाया है। जी वो बहुत ही प्यारा भाई है। उसने कहा जी ये मेरा भतीजा है, मैंने इसको रिकॉर्ड करना है, मैंने इसका वीडियो बनाना है। अच्छा तो वो मिसालें देता है। तो अल्लाह ने इसको भी हिम्मत दी, ये गा गया, और आप लोगों ने अब दुआ करनी है। उसका वीडियो भी बन गया और है, border पार फिर से भी हमको पजीराई वीडियो मिल आपको रही भी है। देंगे, आप भी उसको अपनी चैनल पे जरूर, चलाइएगा। हम तब आपको दोबारा से मधु करेंगे, दोबारा से आप ये आएगा विद हिज क्रू, सारों के साथ आएगा। और अगर पड़ोसी मुल्क की बात करें तो वहां से भी बहुत ज्यादा पजीराई मिल रही है। जी, बहुत वहाँ अच्छे से मैं comments। बताता हूँ, जो बहुत ही बड़ी हस्ती है म्यूजिक की, इस्माइल दरबार इस्माइल साहब, दरबार। वो बोले, अपने सोनू निगम साहब बोले, हरिहरन साहब बोले, जावेद अली बोले, अरे रूप वाह। कुमार राठौर बोले, हंसराज जी बोले, दिलेर मेहंदी जी बोले, वाह। और यहाँ से उस्ताद राहत फतेह अली खान, शफकत सलामत अली बहुत बड़ा खान, नाम। सॉरी शफकत अमानत अमानत अली अली खान, अली जफर, गुलाम अली साहब, ताफुज साहब, गुलाम अब्बास, मेरा मतलब सारे बड़े आर्टिस्ट सब बोले हैं इसकी गजल के लिए, और बड़े दिल से, क्योंकि उसमें ये नहीं था कि इज माई सन। और मैं कहता था भी उनको ये गजल सुने, आपको लगे तो आपने कहना है, बेटा करके नहीं कहना मेरा, क्योंकि दे ऑल माई फ्रेंड्स, ये मेरे दोस्त हैं। लेकिन दोस्ती में मैंने ये फायदा नहीं लिया कि ये बच्चा है, बच्चा गा रहे हैं ला 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 ला, तो मैं कहूँ जरा बोलने इसके लिए हाँ जी, आपने कहा मेरिट मेरिट पे बोलना है। मेरिट पे, ये। तो आप क्या सुना रहे हैं हमें? अब मैं बता दो, कौन सा है ये? आज ना जाना।
पूरे दी हवा चले दिल मेरा डोलदा, पूरे दी हवा चले दिल मेरा डोलदा, बिजली चमके बदल पे बोलदा, कुछ ते ख्याल कर वे हाण दिया हानिया, वे मैं मिन्नता तेरियां पोनिया, अज ना जानी हरे क्या बात है भाई, क्या बात है, जबरदस्त। सारा कुछ तुसी तबले तो बगैर करा रहे हो साडे तो। लेकिन कवाली आइटम ने ते तुसी सोलो मजे कर रहे हो साडे। सर अगली बारी ऐसी तबले नाल करावांगे। I'll definitely come because ये रिदमिक और कवाली के आइटम हाँ जी, जिसमें ताली बज रही होती है और एक पूरा फिर एक यानी माहौल बनता है, जी तो ये सोलो में सर, फिर आपने बेहतरीन माहौल उठाया हुआ है। नहीं, और बस अगर वो मेरे को हो गया है। एंड वैसे अगर हम आजकल सिंगर्स की बात करें तो लाइव तो आपको गाता ही नहीं है, बट माफी मांग लेंदे ने गला खराब है। मुश्किल काम है हाँ। लाइव गाना, बहुत मुश्किल है। सर बस छड़ दे हो नहीं आज यानी- दस दे हो। नहीं दस दे हो। यानी मैं ऐसे देखा व्हेन वी वर इन इंग्लैंड, या तो हम रुके वहाँ पे 12-14 साल फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो हम पीस टूर पे थे पूरी दुनिया के, तो वहाँ पे शोज होते थे हमारे पाकिस्तानी सिंगर्स के, दे ऑल गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा एक दिन मैं बैक स्टेज चले गया ग्लासगो में, मैं नाम नहीं लूंगा, Okay. बहुत सारे आर्टिस्ट थे, तो एक आर्टिस्ट को फिक्र लगी हुई, वो मेरा बैग मेरा बैग मेरा बैग पतो, मैं कहूँ यार बैग 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 बैग, कोई फिक्र ना, मैं देखूँ इसके म्यूजिशियन भी नहीं है, हैं? हाँ। बैग बैग। अच्छा हम अब यूज टू हो गए थे वहाँ पे लाइव करके, लाइव देख के। ठीक है। फेस्टिवल जब होते थे तो दुनिया भर के आर्टिस्ट आते थे, वो ऐसे लाइव ही। कर रहे होते, तो हम बहुत यूज टू थे। अच्छा मॉडर्निज्म भी अरूज पे था, तो वो देख के, और लाइव गोरा कहता है कि लाइव के बगैर कुछ भी नहीं, ठीक है। अच्छा मैं देख रहा हूँ कि इनके मुल्क में यार ये म्यूजिशियन इसके है ही नहीं, इसकी बारी आने वाली है, एग्जैक्टली। तो वो बैग की तरह, मेरा बैग की तरह है ना, ही वाज टॉकिंग लाइक यू नो। तो बाद में पता चला कि सर आ रहा हूँ, सर आ रहा हूँ, तो बैग में सीडी थी, सीडी थी। यानी उसको पता था कि सीडी नाम ली तो पट्टे बह जाने अभी, हाँ। तो वो Recorded चलना था। मैं फिर हैरान हुआ कि ऑल वर ऑन सीडी, सारे ही सीडी पे गा रहे। सीधी पे गा रहे। तो क्योंकि एक और भी प्रॉब्लम है, जब म्यूजिशियंस पाकिस्तान में म्यूजिशियंस कवाली का साउंड बहुत मुश्किल ऑपरेट किया जाता है, कल्ले बंदे का साउंड ऑपरेट हो जाता है, क्योंकि वो अकेला माइक है और पीछे उसके ऑर्केस्ट्रा है। बिल्कुल। यहाँ पे 12-14 वोकल होते हैं, फिर तबले की क्वालिटी, बाजे की क्वालिटी, वो सारी आ रही। एग्जैक्टली। ऑल आर टेक्निकलिटीज। तो आर्टिस्ट हमारे लाइव कम गाते हैं, जो इतना सा भी गाते हैं आई सैल्यूट देम, उनको करना चाहिए। और बिल्कुल दीन साहब ऐसी फरमाइश आ रही है बड़ी, आप बड़ा जबरदस्त हारमोनियम प्ले कर रहे हैं, तो अगर हमें खाली हारमोनियम सुनाया जाए, कोई धुन अच्छी सी जो आपके दिल के बड़े यार करीब मैं हो। कभी कीता नहीं, तुझे मैंने केड़े काम मैं ना कोई हारमोनियम चीज के गा के फैन- हारमोनियम बजा देता हूँ, कोई चीज गा के, ठीक है प्लीज ना। ज्यादा तुसी मन तकलीफ दे। एक मेरा बड़ा मशहूर आइटम है, वो आपको सुनाता हूँ, जो जी, sure. यूट्यूब पे बहुत पॉपुलर है, प्लीज। एवरीवेयर इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ढोलना तेरियां उड़ीकां मैनू मारिया, ढोलना तेरियां उड़ीकां मैनू मारिया, दसा हुण के नूं जाके पुछदा ना तू भी आके, हिजर विछोड़े तेरे साड़िया,
तेरियां उड़ीकां मैनू मारिया दसां हुण जाके पुछदा ना तू आके हिजर विछोड़े तेरे सारे तेरियां शाबाश ताने बीने सुननिया तेरे शरीकां दे राह विच खड़ियां ने तेरियां राह विच खड़ियां ने तेरियां उड़ीकां ने राह विच खड़ियां ने वाह तेरियां उड़ीकां क्या बात है। तेनू जाके पुछदा ना तू आके हिजर विछोड़े तेरे सारे सोने माया वाह 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 भाई, क्या बात है। मेरे को बहुत कुछ लेकिन नदीम साहब दिल तो और कर रहे हैं सुनने के लिए, लेकिन वक्त कम है। हम आपको फिर किसी और दिन सर तकलीफ जी, देंगे, आप इंशाल्लाह, जरूर, तशरीफ जरूर। लाइएगा, एक जरूर। लंबा सेगमेंट करेंगे ताकि इन डिटेल इंशाल्लाह, मजीद भी सुने आपसे। will definitely do that. बहुत Thank शुक्रिया you आपकी so तशरीफ much आवरी for का। coming. Thank you तथीर. Good luck Very for your nice. future too. माशाल्लाह से आप भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं और फिर से हम आपको जहमत देंगे कि आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने, हमें बहुत अच्छा लगा। और जब इस तरह की नशिस्त होती है तो बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए ब्रेक लेना, लेकिन ब्रेक भी मजबूरी ज़रूरी है और वो बहुत इजाज़त- जरूरी है। बहुत जरूरी है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो you, पाकिस्तान। thank से you, थैंक यू thank you. तथीर। नाजरीन अभी लेंगे एक ब्रेक, जब हम ब्रेक के बाद आएंगे तो एक और बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पे बात करेंगे। सो स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। मौसम की तब्दीली के साथ अब मुल्क भर में डेंगू मच्छर ने फिर से सर उठाना शुरू कर दिया है और केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। मुल्क के तमाम बड़े शहरों में मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अब तक पंजाब की अगर हम बात करते हैं तो लाहौर में सबसे ज़्यादा केसेस लगभग 350 के करीब केस बताए जा रहे हैं जो रिपोर्ट हुए। दूसरी जानिब सिंध में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है और वहाँ पर भी डेंगू के मरीज़ रोज़ बरोज़ सामने आ रहे हैं। तो वैसे तो अगर डेंगू हो जाए तो इसकी रिकवरी भी मुमकिन है, आपने घबराना नहीं है और हमें उसकी घबराना रिकवरी नहीं पर है। हम बात करेंगे। बिल्कुल जी, उसकी रिकवरी पर बात करेंगे। कौन सी ग़िज़ाएं हैं जिनको खाने की ज़रूरत है, तो इस पर तफसील से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर जरताज उमर साहिबा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहिबा, जब खुदा ना खास्ता डेंगू हो जाता है तो ये कहा यह जाता है कि वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो तेज़ी से कम होते हैं, तो Right. किस तरह से हम अपनी जो है ना क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ा सकते हैं और वाइट ब्लड सेल्स को भी बढ़ा सकते हैं और हमारी Okay. रिकवरी हो सकती है? ओके, फॉर दैट रीज़न ये है कि जब हमें डेंगू हो जाता है वो तो हमें पता ही 4 to 10 डेज़ के इंक्यूबेशन पीरियड में चलता है जब पेशेंट इन्फेक्ट हुआ है। तो उसमें ये एक है कि इसके सिम्टम्स बहुत सारी डिजीज़ से मिलते जुलते हैं, तो इतना अर्ली हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे होते कि कौन सी डिजीज़ है। वैसे इट्स बेटर कि अगर अर्ली डिटेक्ट हो जाए। उसके बाद ये होता है कि आप देख रहे होते हैं कि प्लेटलेट्स में एक ड्रास्टिक लो आ रहा होता है, क्योंकि जो हमारा वायरस है डेंगू का वो 4 टाइप्स का है और जब वो हमारी बॉडी में एंटर होता है तो वो डायरेक्टली जाके हमारे बोन मैरो को इफेक्ट करता है। बोन मैरो को इफेक्ट करता है तो दैट इज़ द रीज़न कि हमारे प्लेटलेट्स भी कम है और वाइट ब्लड सेल्स भी कम। सो उसको फिर हमने एक्सटर्नल सोर्सेज से ज़्यादा करना है। ठीक है। सो उसके लिए हमारे पास कुछ रेमेडीज़ होती हैं। वैसे तो WHO ने रिकमेंड किया हुआ है कि जो पेशेंट जो है उसको डेंगा वैक्सा के नाम से एक हमारे पास वैक्सीन है वो लगवानी चाहिए, लेकिन ये सिर्फ वो बंदा लगवा सकता है जिसको पहले हिस्ट्री हो डेंगू फीवर की। हम नॉर्मल नहीं लगा सकते और ये 9 to 45 ईयर्स तक के लोग लगा सकते हैं। तो WHO लेकिन ये रिकमेंड भी ये भी करता है कि वो वैक्सीन से बेटर है कि हम उससे प्रिवेंशन करें।
लाइक हम अगर कहीं बाहर सो रहे हैं तो नेट का इस्तेमाल करें, मॉस्किटो रिपेलेंट्स का इस्तेमाल करें, कोई स्टेगनेंट वाटर खड़ा है तो उसको खड़ा ना होने दें। तो और अगर रेमेडीज़ की बात करें तो रेमेडीज़ में सबसे नंबर 1 पे हमारे पास जो चीज़ आती है दैट आर पम्पकिन सीड्स। पम्पकिन सीड्स फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं, फुल ऑफ हमारे पास मोनोसैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं, अनसैचुरेटेड फैट्स दैट आर वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स का ये है कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी भी बूस्ट करें, उसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करें। तो उनकी रिकमेंडेशन ये है कि हम पर डे में 1 टेबलस्पून ले सकते हैं, दैट इज़ ग्राउंडेड। ठीक है। वैसे तो पम्पकिन वैसे भी खा लिया जाए विद सीड्स तो वो भी बेटर है। इसके बाद आप लोगों ने सुना होगा दैट इज़ वेरी कॉमन पपाया। जी पपाया तो बहुत ज़्यादा, या पपीते के पत्ते बहुत फेमस हैं इस चीज़ को लेकर, क्योंकि पपाया जो है वो बेसिकली हमारे प्लेटलेट्स को बूस्ट कर रहा होता है। ठीक है। तो प्लेटलेट्स अगर अच्छे हो जाएंगे तो पेशेंट में वो जो डेंगू के बाद एक स्टेट आ जाती है ना, डेंगू हेमोरेजिक फीवर, जिसमें पेशेंट को ब्लीडिंग होना शुरू हो गया माउथ से, नोज से, क्योंकि प्लेटलेट्स ने ही आपके ब्लड को क्लॉट करना है। जी सो पपाया आपने किस तरह से लेना है कि आप उसको 3 से 4 पत्ते जो हैं वो बॉईल करके उसका पानी पेशेंट पी सकता है 3 से 4 दफ़ा। अगर कोई पानी नहीं पीता तो आप जो उसका पपाया एक्सट्रैक्ट पाउडर मिलता है वो 2 टेबलस्पून ट्वाइस अ डे भी लिया जा सकता है। वो ठीक है। किसी फूड में भी ऐड करके ले सकते हैं, फ्रूट्स में भी ऐड करके ले सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास आता है कि हमने इम्यूनो न्यूट्रिशन, एक हमारे पास एक टर्म आती है जिसमें हम वो चीज़ें जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं दैट आर नोन एज इम्यूनो न्यूट्रिशन। उसमें हमारे पास 3 चीज़ें हैं, आर्जिनिन, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। तो आर्जिनिन तो बेसिकली हमारा प्रोटीन है, और प्रोटीन हमें ये हमारा एसेंशियल अमाइनो एसिड है जो बॉडी में मौजूद तो है, लेकिन स्ट्रेस कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो हमें उसको बूस्ट अप करना है। तो हमें इसके लिए एक हाई प्रोटीन डाइट चाहिए। जिस हाई प्रोटीन डाइट में हमारे पास जितने भी ये आ जाते हैं, मटन, बीफ, स्टॉक, ब्रॉथ, ठीक है। यानी सूप्स, इस तरह से आप इनटेक कर सकते हैं। ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स आपको सारे सीड्स से मिलते हैं, और सीड्स में पम्पकिन सीड्स आर द बेस्ट सोर्स। एप्पल जूस का भी कहा जाता है। एप्पल जूस भी बहुत अच्छा है, क्योंकि एप्पल जूस में बेसिक फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। फाइटोन्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, जब बॉडी ऑक्सीडेशन में होती है वो बाकी न्यूट्रिएंट्स को या बाकी मॉलिक्यूल्स को स्टेबल कर रहा होता है ताकि मज़ीद ऑक्सीडेशन ना बढ़े। इसके बाद हमारे पास आता है विटामिन B9। B9 जो बेसिकली फोलिक एसिड है, वो हमारे ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन में बहुत हेल्प आउट करता है। तो पेशेंट को चाहिए कि वो B9 के सोर्सेज ले, दैट आर ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द प्रोटीन सोर्सेज, जिसमें हमारे मीट प्रोडक्ट्स हैं, एग्स हैं, उससे मिल रहा है। उसके बाद एक चीज़ आती है ग्रीन टी। ग्रीन टी तो आजकल वेट लॉस में आजकल लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ग्रीन टी इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ पॉलीफिनोल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, जिसने आपकी बॉडी में ये ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करना होता है। जगतार साहबा, आपने जितनी ये तमाम चीज़ें बताई हैं, जो रेमेडी बताई है, आई एम श्योर हमारे देखने वालों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और जिसको डेंगू हो जाए वो घबराए बिल्कुल नहीं, पहले तो एहतियात करें, लेकिन अगर हो जाए तो डॉक्टर साहिबा ने जो भी बताई हैं चीज़ें, उनका इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आप रिकवर हो जाएंगे। हम इस पर इन डिटेल फिर भी किसी दिन बात करेंगे जब वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जगतार जुमर साहिब आपका, और अपने नाज़रीन से अब लेंगे इजाज़त। मुझे और अजीम राना को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल सुनो पाकिस्तान में। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अगर आप गैर जानिबदार, बेराग तज्जियों और तबसरों में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।